हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अगेन मैं लेके आया हूं आपके पास नया वीडियो। मेरा नाम है आशीष जडवाल। वेलकम टू एडुपेस एजुकेशन। तो आप जानते हो अभी तक हमने 3 वीडियोस आपको डिलीवर कर दिए हैं, जहां पे मैं बात कर रहा हूं जोलॉजी के एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चन, जो इस बार आपके नीट में बहुत काम आएंगे और आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाएंगे। तो उसी श्रृंखला में जो लास्ट पार्ट है, रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस की आज मैं वीडियो लेके आया हूं। आई होप आप मेरे वीडियोस देख रहे होंगे और आपको उसका फायदा भी मिल रहा होगा। तो ऐसे ही घर पे बैठ के प्रॉपरली प्रिपेयर करना और नीट के एग्जाम को ढंग से देना। साइमल्टेनियसली हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी वीडियोस लोड करे हुए हैं, जिसको आप देख के प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो उसी में अगर आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो उसी में ये वीडियो आगे कंटिन्यू करेंगे हम। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रीवियस 3 वीडियोस में हमने वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को किया। हमने अलग अलग चैप्टर्स को मिक्स करके क्वेश्चंस आपको दिए। इसमें कुछ इम्परफेक्ट क्वेश्चन भी थे और आपको बताया कि किस तरीके से आपने उनको एग्जामिनेशन हॉल में हैंडल करना है। कुछ एनसीईआरटी के टचिंग क्वेश्चन भी थे, उसको कैसे हैंडल करना है। कुछ मैच द फॉलोइंग थे, कैसे अपने टाइम को बचा के हम मैच द फॉलोइंग और स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हमने वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस के थ्रू वेरियस कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया है और उनको पेपर के अंदर हम कैसे परफॉर्म करेंगे इसका तरीका भी आपको बताया है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ज्यादा टाइम हमने वेस्ट नहीं करना है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब पहला ही क्वेश्चन मैंने बिल्कुल कंट्रोवर्शियल रख दिया है, इसलिए रखा है कि अगर कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हो बायोमोलिक्यूल्स का है। क्या कह रहा है ये? Among the following options, choose the term that describes enzymes with minor variation in molecular structure but carry out the same function। तो यहां पे वो एंजाइम्स की बात कर रहा है और ये पूछ रहा है कि भाई ऐसी कोई टर्म बताओ इन चारों में से जहां पे एंजाइम के स्ट्रक्चर में तो माइनर वेरिएशन हो सकता है, बट उसका फंक्शन ओरिजिनल एंजाइम की तरह ही हो सकता है। तो चलो समझते हैं एंजाइम में ये चारों टर्म्स क्या कहती हैं। देखिए, पहली टर्म का मतलब होता है होलो एंजाइम्स। होलो मतलब कंप्लीट। तो होलो एंजाइम वो एंजाइम है जो एक कंप्लीट एंजाइम है, जो एक एक्टिव एंजाइम है और जो प्रोसेस करने के लिए तैयार बैठे हैं, उनको किसी और एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट होता है आइसो एंजाइम्स। आइसो एंजाइम पे हम बात करेंगे, पहले हम अपो एंजाइम और को एंजाइम पे बात करते हैं। अपो एंजाइम का मतलब होता है आपके पास कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जो 2 पार्ट से बनते हैं, एक प्रोटीनिशियस पार्ट, एक नॉन प्रोटीन पार्ट। और नॉन प्रोटीन पार्ट प्रोटीनिशियस पार्ट से मिक्स होके, अगर मैं इसको लिख के बताऊं आपको, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है एक्चुअली में। तो होता क्या है, एंजाइम के 2 पार्ट होते हैं, प्रोटीन पार्ट होता है और एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। इससे मिलके वो एंजाइम बनता है। ये नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है एंजाइम का, अच्छा सारे एंजाइम में ये नहीं होता है, कॉन्जुगेट एंजाइम जो होते हैं उनके अंदर होता है, बाकी एंजाइम तो एक्टिव फॉर्म में ही होते हैं। तो ये जो प्रोटीन पार्ट है, इसमें जो एक्टिव साइट होती है, इसको कंप्लीट करने के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत होती है। तो मतलब ये एंजाइम का प्रोटीनिशियस पार्ट अकेला काम नहीं कर सकता है, या मैं सिंपल वर्ड में कहूं तो ये इसके बिना एक्टिव नहीं होगा। तो प्रोटीन पार्ट के एंजाइम के प्रोटीन पार्ट को हम बोलते हैं एपो एंजाइम, ओके, जो कि यहां पे दे भी रखा है। और को एंजाइम होता है एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट। ये मिलके एक कंप्लीट एंजाइम बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं होलो एंजाइम, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो उसने बोला है, यहां पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ऐसा टर्म बताओ जिसमें थोड़ा चेंज आ सकता है पर वो ओरिजिनल एंजाइम को मिमिक कर रहा हो। तो सीधी सी बात है, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा। इसका आंसर क्या आएगा? आइसो एंजाइम। अब ये टर्म आपने सुनी नहीं है, पर ऊपर क्वेश्चन ने इसको एक्सप्लेन किया है। आइसो मतलब सेम, मतलब ऐसा एंजाइम जो एंजाइम की तरह बिहेव करता है, उसकी एक्टिविटी सेम होती है, भले ही उसका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत डिफरेंट करे, वेरी करे। तो ये इसीलिए मैंने क्वेश्चन डाला है ताकि आप इसको समझ पाओ कि कैसे ये चीज हो रही है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं बेटा। इन द ज्यूटरायनिक फॉर्म ऑफ ट्रिप्टोफैन विच फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। अब ये बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है बेटा। अब ज्यूटरायनिक फॉर्म क्या होती है, अगर आपको पता हो तो अमाइनो एसिड जो होता है, अमाइनो एसिड में एक तरफ अमाइन ग्रुप होता है, एक तरफ एसिड ग्रुप होता है।
ये एक अमाइनो एसिड है, तो इसमें क्या होता है, ज्यूटरायनिक फॉर्म बढ़ती है। ये यहाँ पे H यहाँ पे चला जाता है, एक कह सकते हो अनस्टेबल सी फॉर्म बनती है पर्टिकुलर पीएच पे, जहां पे ये कंडीशन आती है बेटा। तो ये एक अनस्टेबल कंडीशन बनती है जिसको हम ज्यूटराइन बोलते हैं, जो प्रोटीन या अमाइनो एसिड बना रहे हैं। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ज्यूटरायनिक फॉर्म है किसकी, ट्रिप्टोफैन की। अब वो ट्रिप्टोफैन दे या कोई और अमाइनो एसिड दे, ग्लिसरीन दे, ग्लाइसिन दे, सीरीन दे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हर एक अमाइनो एसिड की बेसिक फंडामेंटल यूनिट एक हर एक प्रोटीन की बेसिक फंडामेंटल यूनिट एक अमाइनो एसिड होती है। उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर ये होता है और उसमें ज्यूटरायनिक फॉर्म में ये कंडीशन आती है। तो वही पूछ रहा है कि ट्रिप्टोफैन हो और ज्यूटरायनिक फॉर्म में क्या आएगा, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप आएगा और एक तरफ अमाइनो ग्रुप आएगा, जैसा कि यहाँ पे आ रखा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 3 होगा। सिंपल सा लॉजिक है। एक तरफ ना कीटोन एल्डिहाइड आता है, दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं आते हैं, एल्डिहाइड अमाइनो ग्रुप नहीं आता है। अमाइनो एसिड एक तरफ अमाइन ग्रुप है, एक तरफ एसिड ग्रुप है, नाम से ही पता लग रहा है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। 78, what is the name of the blood vessel that carries deoxygenated blood from the body to the heart in a frog? अब बॉडी से हार्ट में कौन सी ब्लड वेसल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है? अब ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। अब क्या कई बोलेंगे सर फ्रॉग में हमको इतना याद रहता ही नहीं है, कई बच्चे फ्रॉग सुन के ही डर जाते हैं। बेटा बात ऐसी है, ये ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम को ही मिमिक करता है। ह्यूमन में क्या होता है, हार्ट है, तो हार्ट तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कौन जाएगा बेटा, वेना कावा जाएगा। सिंपल सी बात है। जब हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा लेके जाएगा, तो फ्रॉग के हार्ट में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जाएगा बेटा, वेना कावा। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। जब कुछ ना आए फ्रॉग में, तो ह्यूमन से कुछ डिफरेंस तो होता है फ्रॉग और ह्यूमन में, पर जनरली मेजर सिस्टम्स जो होते हैं वो जनरली लगभग सेम तरीके से होते हैं। जैसे फ्रॉग में मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन सब होता है, तो उसके रिलेशन में हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसको छोड़ना हमारे लिए बेवकूफी होगी बेटा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग द जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। अब बेटा जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन क्या होता है, इसको समझना है। देखिए वो नेफ्रॉन किडनी में जो कॉर्टेक्स रीजन होता है और जो मेडुला रीजन होता है, वो नेफ्रॉन जिसका पीसीटी वगैरह तो ऊपर रहता है, पर उसका लूप ऑफ हेनले और मेजर पार्ट जो होता है वो मेडुला में आता है। ऐसे नेफ्रॉन को मैं जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन कहता हूं। इसका पीसीटी, डीसीटी और बॉमन्स कैप्सूल तो रहता है कॉर्टिकल रीजन में, बाकी लूप ऑफ हेनले या मेजर पार्ट इसका मेडुला में आता है। और ये नेफ्रॉन जो होता है ना, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म में हेल्प करता है बेटा, यूरिन को कंसंट्रेट करने में हेल्प करता है। तो जरा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है हमको पता लगाना है कि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में करेक्ट स्टेटमेंट क्या आएगी। इसके रिस्पॉन्स में करेक्ट स्टेटमेंट क्या आएगी, पहली स्टेटमेंट देखते हैं। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन आर लोकेटेड इन द कॉलम्स ऑफ वर्टिनी। नहीं बेटा, ये मॉड्यूला और कॉर्टेक्स के बीच में होता है। अगर आप देखते हो किडनी का स्ट्रक्चर, वहां पे ये मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं, इसके बीच में जो गैप होता है दैट इज कॉलम्स ऑफ वर्टिनी। यहां पे नहीं होता बेटा, ये होता है कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में। तो पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरी, द रीनल कॉर्पसन ऑफ द जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन लाइज इन द आउटर पोर्शन ऑफ रीनल मेडुला। जी नहीं, बिल्कुल रॉन्ग है बेटा, क्योंकि जो ये रीनल कॉर्पसल है, ये बॉमन्स कैप्सूल और बेसिकली ग्लोमेरुलस मिला के बनाते हैं रीनल कॉर्पसल। तो ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो मेडुला के बाहर है, कॉर्टेक्स में अवेलेबल है, आउटर मेडुला में नहीं है। तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है बेटा। द लूप ऑफ हेनले ऑफ जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन रन्स डीप इनटू द मेडुला। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अभी ये इसको डिस्क्राइब भी किया मैंने। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा बेटा, आंसर इसका थर्ड आएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। इस वीडियो में मैंने बेसिकली बेटा आपको 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे रखे हैं जो बिल्कुल ही डिफरेंट लैंग्वेज के हैं। आपको क्वेश्चन देख के मजा आएगा, वीडियो में बने रहना बेटा। तो 80 की बात करते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स इन नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले
इज इम्परमेबल टू वाटर एंड परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए मैंने अपनी हर एक वीडियो में लगभग इस प्रोसेस पे, इस बात पे बार बार बात की है, क्योंकि कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस ही जूलॉजी में बच्चे के रॉन्ग होते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके दिमाग में बिठा दूं कि डिसेंडिंग असेंडिंग लिम्ब क्या करता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि नेफ्रॉन के अंदर अगर आप बात करो, नेफ्रॉन के अंदर द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब जानते हो ना, ये लूप ऑफ हेनले है, तो ये डिसेंडिंग लिम्ब है और ये असेंडिंग लिम्ब है, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल टू वाटर, नॉट एट ऑल, इट इज परमेबल टू वाटर। ये इम्परमेबल नहीं है, परमेबल है। तो पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है बेटा। द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी जो होता है इज लाइंड बाय सिंपल कॉल्यूमनर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। अब धोखा मत खाना बेटा, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम तो होता है, बट पीसीटी में कॉल्यूमनर एपिथेलियम नहीं होता है, पीसीटी में क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। देखा, कन्विंसिंग लगा हुई स्टेटमेंट किस तरीके से गलत होती है ये आपको पता लग रहा है। इसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या आएगा? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। बात समझ में आ रही है बेटा? अच्छा क्वेश्चन था ये। 81 की बात करते हैं हम। 81 क्वेश्चन, द वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स इज। वाइटल कैपेसिटी को मैं इस तरीके से कह सकता हूं, इंपॉर्टेंट कैपेसिटी। इसको एक्सप्लेन मैं ऐसे कर सकता हूं, वो अमाउंट ऑफ एयर जो आप वॉलंटरली कंट्रोल करते हो। तो आप वॉलंटरली क्या कंट्रोल कर सकते हो? रेजिडुअल वॉल्यूम तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, उसके अलावा क्या कर सकते हो? टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये तीन चीजें आप वॉलंटरली कंट्रोल कर सकते हो। बस इसी तीनों का सम होता है हमारा वाइटल कैपेसिटी। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? इसका आंसर आएगा 4। सिंपल सा लॉजिक है बेटा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब हमको स्टेटमेंट इनकरेक्ट बतानी है, देखते हैं। अब ये बायोरिएक्टर मतलब बायोटेक्नोलॉजी से उठाया हुआ क्वेश्चन है, एप्लीकेशन वाले पार्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट। ये बिल्कुल राइट है बेटा। बायोरिएक्टर बिल्कुल ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करवाता है जहां पे हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया वगैरह ग्रो कर सकते हैं और हम उनसे इंग्रेडिएंट्स ले सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर आर ऑफ स्टीयरिंग टाइप। ये भी बिल्कुल सही है। स्टीयरिंग और स्पार्स्ड टाइप दो तरह के बायोरिएक्टर होते हैं। स्पार्स्ड बहुत अच्छा होता है, उसमें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है, पर कन्वेंशनली पहले स्टीयरिंग वाला यूज किया जाता है। स्पार्स्ड बहुत सारे स्पेशल केसेस में अब यूज होना चालू हुआ है। तो उन्होंने कॉमन पूछा है, तो कॉमन स्टीयरिंग वाला ही होता है। ये भी राइट है, रॉन्ग नहीं है बेटा। थर्ड स्टेटमेंट, बायोरिएक्टर आर यूज टू प्रोड्यूस स्मॉल सेल बैक्टीरियल कल्चर्स। अब यहां पे बायोरिएक्टर्स बैक्टीरियल कल्चर्स तो बनाते हैं, पर बेटा स्मॉल स्केल नहीं बनाते हैं। ये रॉन्ग बात है। स्मॉल स्केल तो आप घर पे बर्तन पे बना लोगे, एक पेट्री डिश में लेबोरेटरी के अंदर बन जाएगा, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर बन जाएगा। लार्ज स्केल फैक्ट्री साइज बड़े बड़े इंडस्ट्रियल वेसल्स होते हैं जहां जो बायोरिएक्टर्स की तरह यूज किए जाते हैं, ताकि आप कमर्शियल प्रोडक्शन कर पाओ काफी सारे बायो से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स के लिए। ओके, ऑब्जेक्ट्स का मतलब इंग्रेडिएंट, जैसे इंसुलिन के लिए या ड्रग्स के लिए, मेडिकेशन के लिए, जो भी आपको चाहिए उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है और इस क्वेश्चन में रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बेटा? थर्ड आएगा। 83 क्वेश्चन की बात करते हैं। 83 क्वेश्चन, असर्शन रीजन आ गया है। देखिए जरा असर्शन रीजन क्या कह रहा है बेटा? इंटीग्रेशन into the host cell's chromosome is common outcome of for plasmids used for cloning vector pollen transpiration। वो बोल रहा है अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो होस्ट के सेल के क्रोमोसोम से प्लाज्मिड इंटीग्रेट कर जाता है। प्लाज्मिड होस्ट के क्रोमोसोम से इंटीग्रेट नहीं करता है बेटा। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है और हम होस्ट के अंदर अगर उसको डाल रहे हैं तो वो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को डालते हैं जिसमें ऑलरेडी हम एक जीन को अटैच करते हैं। तो वो मेन क्रोमोसोम से कभी भी अटैच नहीं होता है, चाहे वो किसी का भी क्रोमोसोम हो, होस्ट का हो, बैक्टीरिया का हो, किसी का भी हो। प्लाज्मिड जनरली मेन
डीएनए से अटैच नहीं होता है, वो उस सेल के मैकेनिज्म को डिस्ट्रॉय या डिस्टर्ब नहीं करता है। इसीलिए उसको हम एज ए वेक्टर यूज करते हैं, ताकि सेल अपना प्रॉपर नॉर्मली डिवाइड होता रहे और प्लाज्मिड भी डिवाइड हो और हमारा डिजायर्ड जीन उसके साथ डिवाइड भी हो जाए और एक्सप्रेस भी हो जाए। इसका मतलब ये असर्शन रॉन्ग है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो दोनों को रॉन्ग कर रहा है, असर्शन को भी रीजन को भी यही कर रहा है। कई बार ऐसे भी फंस जाता है कि असर्शन रॉन्ग होता है, रीजन राइट होता है और वो ऑप्शन नहीं मिलता है, क्या करे बच्चा। देखिए अगर ऐसी कंडीशन भी आ रही है तो भी आपको देखना है कि असर्शन रॉन्ग है। अगर रॉन्ग है तो जो स्टेटमेंट इसको सपोर्ट कर रहा है आप उसी पे चाहिए, भले ही वो रीजन को रॉन्ग क्यों नहीं कह रहा है। बाद में आप क्लेम करते रहना, मैंने बोला ना क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना, खाली मत छोड़ना, ग्रेस वगैरह कुछ नहीं मिलती है। अटेम्प्ट द क्वेश्चन, चाहे कैसा भी आए आप अटेम्प्ट जरूर करना। तो यहाँ पे मैं अटेम्प्ट कर दे रहा हूं, इसका आंसर ये आएगा। फिर भी मैं रीजन को पढ़ लेता हूं, क्या पता रीजन भी फॉल्स हो। प्लाज्मिड्स अंडरगो फ्रेगमेंटेशन और डिसइंटीग्रेशन अपॉन ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी रॉन्ग है। ट्रांसफॉर्मेशन में प्लाज्मिड फ्रेगमेंटेशन नहीं करते हैं, प्लाज्मिड कभी भी इंडिपेंडेंटली डिवाइड नहीं करते हैं, टूटते नहीं है, प्लाज्मिड इंटैक्ट रहते हैं और वो सेल के साथ ही डिवाइड करते हैं, यही तो इनकी खासियत है। तो इसका मतलब लकीली हमारे दोनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग थे, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 84 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं बेटा। The parts of the human brain that helps in the regulation of sexual behavior, expression of excitement, pleasure, rage, fear, etc. are, तो मतलब ये हमारे ब्रेन की इमोशनल पार्ट की बात कर रहा है बेटा। इमोशनल पार्ट कहां पे होता है ब्रेन का, बीच में होता है, ठीक फोर ब्रेन के अंदर। अब ये पार्ट कौन सा है, बिल्कुल सही है, बताया तो आपको, ये होता है आपका लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस। लिम्बिक सिस्टम आपका इमोशनल ब्रेन भी कहलाता है, जिसके काफी सारे पार्ट होते हैं। इसमें रीजन होता है एमिगडाला होता है, सेप्टल न्यूक्लियाई होता है इसमें, और हिप्पोकैम्पस होता है, एंड साथ में कुछ एरिया, कुछ पार्ट हाइपोथैलेमस का भी होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, आपकी ब्रेन की मदर है हाइपोथैलेमस, सेंटर ऑफ हंगर है हाइपोथैलेमस, सेंटर ऑफ थर्स्ट है हाइपोथैलेमस। इसके बावजूद आपकी फीलिंग्स में भी कहीं ना कहीं हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व है। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, पहला आएगा। लिम्बिक सिस्टम को तो हम कहते ही इमोशनल ब्रेन है। ओके बेटा, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। 85, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइनेप्सेस। साइनेप्स आप जानते हो न्यूरॉन के एंड में एक्सन टर्मिनल पे बनता है, और हमको पता लगाना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम बेटा, इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन अक्रॉस इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। अब जैसा कि इन्होंने नाम ही मेंशन किया हुआ है, नाम है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। अगर नाम इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक करंट ही ट्रेवल करेगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। बट हमको रॉन्ग पता लगानी है बेटा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट स्टेटमेंट की। केमिकल साइनेप्स यूज न्यूरोट्रांसमीटर, ये भी बिल्कुल सही है, बिकॉज केमिकल साइनेप्स केमिकल से डील करता है और उन केमिकल्स का नाम होता है न्यूरोट्रांसमीटर। फॉर एग्जांपल एसिटिल कोलाइन, ओके, सबसे कॉमन है बेटा। बाकी इसके अलावा एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ये भी कहीं ना कहीं न्यूरोट्रांसमीटर्स की तरह बिहेव करते हैं। थर्ड ऑप्शन, impulse transmission across a chemical synapse is always faster than a electrical synapse, ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। केमिकल साइनेप्स में टाइम लगता है बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल में कन्वर्ट करना पड़ता है और आगे जाके वो केमिकल फिर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है। जबकि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में दोनों न्यूरॉन्स के बीच में सिग्नल इलेक्ट्रिकल इंपल्स में ही ट्रांसफर हो जाता है, इसीलिए नेचुरली केमिकल में टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, और एक क्वेश्चन भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा था। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा बेटा, नंबर 3 आएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 के करीब। 86 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन। अच्छा, थायराइड हार्मोन के कंट्रोल में जो नहीं है, नॉट, लैंग्वेज समझना, वो नॉट पूछ रहा है, जो नहीं है बेटा। देखते हैं, पहले तो बात करते हैं कौन सा होता है। ए ऑप्शन, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, कहीं ना कहीं थायराइड हार्मोन ये कर सकता है, मैं मान के चलता हूं। ओके, रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये तो करता है थायराइड हार्मोन,
तो बी जहां जहां पे होगा वो ऑप्शन तो नहीं आने से रहा, इसको कैंसिल कर देते हैं, ये तो नहीं आने वाला। मतलब सी का ऑप्शन हो सकता है नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल। अब स्लीप वेक साइकिल जो है ये भी अपने आप में कहानी है। स्लीप वेक साइकिल तो मेलाटोनिन करता है बेटा, मेलाटोनिन, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं थायराइड नहीं करता है। तो एक तो ये ऑप्शन आपका मैं मान के चलता हूं कि आएगा इसमें। तो सी कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, ठीक है। तो एलिमिनेशन से हो गया बेटा, सी और डी आपका आंसर आएगा। डी भी पढ़ लेते हैं वैसे हम, डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम भी डायरेक्टली थाइमोसिन ग्लैंड करता है, ये डायरेक्टली तो नहीं करता है, इनडायरेक्टली हेल्थ मेंटेन करता हो वो अलग बात है, डायरेक्ट इंपैक्ट इसका नहीं है। तो नेचुरली इसका आंसर क्या आएगा, थर्ड। तो देखिए हमने पूरी स्टेटमेंट भी नहीं पढ़ी है और हमने इसको उसके थ्रू भी कर लिया है। इस तरीके से हमने जियोलॉजी के क्वेश्चंस को डील करना है बेटा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमको सारी स्टेटमेंट पढ़नी पड़ जाती है क्योंकि ऑप्शंस नहीं बैठते हैं, बट स्मार्टली वर्क करोगे तो ज्यादातर केसेस में आप करेक्ट ही होगे। पर हाँ, जो ऊपर स्टेटमेंट पढ़ रहे हो क्या वो उसमें आप श्योर हो, नहीं हो तो दिक्कत है। इसीलिए मैं आपके सामने अगर किसी में अनश्योर होता हूं, मैं उसको होल्ड में रखता हूं, उसके बाद नीचे देखता हूं कि ऑप्शंस कहीं ना कहीं उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अगर चल रहे होते हैं तो मैं उसके अकॉर्डिंग आंसर लगा देता हूं। मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाता है बेटा। तो ये भी एक तरीका है करने का। मैंने पहले भी बताया पुरानी वीडियोस में, मैं परफेक्टली आपको वीडियो डिलीवर कर सकता हूं, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर ये होता है वो होता है, अरे वो तो हो जाएगा। बट रियलिटी ये है कि एग्जाम इम्परफेक्ट होता है, एग्जाम कभी परफेक्ट नहीं होता, वो हमारे हिसाब से नहीं आता, हमको उसके हिसाब से काम करना होता है। तो हम वहां पे स्मार्टली अपना 100% पोटेंशियल कैसे दें, वही सिखाने की मैं वीडियो से कोशिश कर रहा हूं। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। 87 की बात करते हैं। 87, which of the following are not the effects of parathyroid hormone? अब पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है? पैराथायरॉयड हार्मोन की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं कैल्शियम लेवल पे काम करता है पैराथायरॉयड हार्मोन, कैल्शियम लेवल पे, ठीक है ना। अब कैल्शियम लेवल का मतलब ब्लड में या तो कैल्शियम का लेवल बढ़ाएगा या कम करेगा, रेगुलेट करता है। तो हम ऑप्शन देखते हैं पहले। तो मैं इसको आज ये मान लो मेरे को पैराथायरॉयड के बारे में कुछ नहीं पता है, तो अगर मेरे को नहीं पता है, मतलब मेरे को इतना पता है वो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम का लेवल मेंटेन कर रहा है। अब वो कैल्शियम का लेवल कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है, मेरे को नहीं पता है। अगर मेरे को नहीं पता है तो मैं क्वेश्चन कैसे करूंगा, चलो देखते हैं करके आज। पहला, स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ बोन रीअब्जॉर्प्शन। हो सकता है क्योंकि कैल्शियम, अगर बोन का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि बोन से ही कैल्शियम ब्लड में जाएगा, तो कहीं ना कहीं कैल्शियम के रेगुलेशन में तो पार्टिसिपेट कर रहा है। अब बढ़ा रहा है तो बढ़ा या कम तो मेरे को पता ही नहीं है, तो मैं इसको मान के चलता हूं कि ये कर रहा हूं, डाउट पर रखता हूं इसको। डिक्रीज द लेवल ऑफ ब्लड, भाई ये रॉन्ग है, ब्लड के लेवल से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन रॉन्ग है। अब देखते हैं बी ऑप्शन कहां कहां आ रहा है। बी एक तो यहां पे आ रहा है और एक यहां पे आ रहा है, तो इन दोनों में से एक आंसर आ सकता है। मैं सी ऑप्शन पढ़ लेता हूं, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल ट्यूब्यूल्स। अब यहां पे भी कहीं ना कहीं कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म कर रहा है, मतलब कैल्शियम को वो रीअब्जॉर्ब कर रहा है और ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ा रहा है, और ये ऑप्शन भी यही कहता है। ये दोनों ऑप्शन सेम बात कह रहे हैं, तो ये दोनों ऑप्शन कहीं ना कहीं करेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट हो, गारंटी नहीं है। और फिर भी मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि अब ये यहाँ पे डाउट आ गया, यहाँ पे डाउट आ गया। डी ऑप्शन पढ़ते हैं, डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। फूड के डाइजेशन में इसका लॉजिक नहीं है, इसका लेना देना नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है। लो भाई, बी और डी साथ में कहां पे आ रहे हैं, यहां पे आ रहे हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट। अब यहां पे मैंने क्या किया, मेरे को नहीं पता पैराथायरॉयड हार्मोन कैसे काम करता है, बस मेरे को इतना पता था कैल्शियम से कुछ करता है, पर मैंने उसको दिमाग में रख के क्वेश्चन समझ के उसके बिना भी मैंने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, ये देख लो आप। अब ये आंसर इसका राइट ही होगा, आप चेक कर लेना। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। इनफैक्ट मैंने ई ऑप्शन तो पढ़ा ही नहीं है, जबकि ई ऑप्शन भी गलत ही है, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब ये श्योर हो गया कि इसका आंसर 1 ही आएगा, तो ऐसे भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो बेटा। ओके, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 के करीब। 88 जो होता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस विद रिस्पेक्ट टू स्पर्मेटोजेनेसिस। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन लगा मेरे को, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ रहे हैं और दोनों के फंक्शन दे रखे हैं। तो एफएसएच लैडिक सेल्स पे एक्ट करता है, लैडिक सेल सर्टोलाइज सेल, लैडिक सेल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर होता है, सर्टोलाइज सेल अंदर की तरफ होता है, लैडिक सेल्स इंटरस्टिशियल स्पेस में होता है। तो एफएसएच एक्चुअली में सर्टोलाइज सेल में काम करता है, तो ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, हमको करेक्ट निकालना, ये रॉन्ग है, तो पहला ऑप्शन पढ़ूंगा ही नहीं आगे। आईसीएसएच, एलएच हार्मोन, यूटिलाइजिंग हार्मोन को मेल्स के अंदर आईसीएसएच बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
ये लैडिक सेल पे एक्ट करता है। तो ये इंटरस्टिशियल सेल पे एक्ट कर रहा है, बिल्कुल सही सही करा है। लैडिक सेल्स स्पर्मियोजेनेसिस नहीं, स्पर्मियोजेनेसिस में लैडिक सेल का पार्टिसिपेशन होता है पर इतना नहीं होता है। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है? स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ जो बनता है, मतलब एक स्पर्म जब मोटाइल फॉर्म में आता है उसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। मैंने लगाना है पता स्पर्मेटोजेनेसिस का, जो पूरी प्रोसेस है। तो ये भी एब्सोल्युटली रॉन्ग है। IFSH ऐसा कोई हार्मोन मेरी नॉलेज में नहीं है, ये भी रॉन्ग है। आंसर ये आएगा, फिर भी पढ़ लेते हैं। ICSH लैडिक सेल्स पे एक्ट कर रहा है और सर्टोलाइज सेल्स स्पर्मेटोजेनेसिस कर रहे हैं, बिल्कुल सही। इसका आंसर क्या आया? इसका आंसर आया आंसर नंबर 4। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 के पढ़ेंगे। 89 जो होता है, द फैलोपियन ट्यूब प्रोवाइड्स एन आइडियल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन ड्यू टू इट्स। अब ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, चांसेस तो कम होते हैं कि बच्चा इसको रॉन्ग करे, फिर भी ये क्वेश्चन पुट किया है बिकॉज जूलॉजी में क्वेश्चन प्रीटी सीम्स टू बी प्रीटी सिंपल, बट दैट डजंट मीन कि यू विल परफॉर्म दैट क्वेश्चन करेक्टली। तो वो समझना बहुत जरूरी होता है बेटा। तो देखते हैं यहां पे हम, हाई एसिडिटी नहीं, थिक म्यूकस सिक्रीशन, अगर थिक म्यूकस सिक्रीशन हुआ बेटा तो स्पर्म की मोटिलिटी खत्म हो जाएगी, तो ये भी नहीं आएगा। प्रेजेंस ऑफ स्पर्मिसिडल सब्सटेंस, स्पर्माइसिडल, साइडल का मतलब होता है किलर, तो अगर ये स्पर्म किलर सब्सटेंस कोई अगर फैलोपियन ट्यूब में हुआ तो फिर तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो देखते हैं लास्ट ऑप्शन, ऑप्टिमल पीएच एंड सपोर्टिव सिक्रीशंस। तो रीजनेबली आप भी जानते हो, अगर आपको नहीं भी आता तीर और तुक्के से आप यही लगाओगे, क्योंकि ये बहुत ही रेलेवेंट आंसर लग रहा है। और आपको कैसे पता लगेगा? जितने क्वेश्चन करोगे बायो के उतना आपको अंदाजा हो जाता है कि किधर कहानी जा रही है। ओके बेटा, नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। 90 क्या कहता है? 90 की बात करते हैं। 90 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम की बात कर रहा है। वेयर एन एम्ब्रियो एक्सीड्स 16 ब्लास्टोमेयर्स, ओके, तो ये 16 ब्लास्टोमेयर्स से ज्यादा है, मतलब मोरुला स्टेज पे जा रहा है ये। Which anatomical site does it get transformed into? अगर कोई एम्ब्रियो मोरुला स्टेज में है तो वो पूरे यूट्रस में या पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कहां पे जाएगा, ये है इस क्वेश्चन का मतलब। लैंग्वेज आपको अंडरस्टैंड करनी है। देखिए आंसर, द एंडोमेट्रियल कैविटी ऑफ द यूट्रस, हाँ यूट्रस में एंडोमेट्रियम में जाएगा ये। एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, एम्पुला तो काफी पीछे रह गया बेटा, 16 सेल स्टेज के लिए तो एम्पुला क्रॉस कर गया, फैलोपियन ट्यूब में आगे बढ़ गया है। इस्थमस रीजन ये तो बिल्कुल नीचे रह गया, ये भी नहीं आएगा। सर्वाइकल कैनाल वो बिल्कुल नीचे चला गया। तो एक्चुअली में होता क्या है, अगर आप इसको डायग्रामेटिकली बताओ तो ये फैलोपियन ट्यूब है, ओके, ये यूट्रस है, ओके, तो ये एम्पुला है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, ये इस्थमस है, यहाँ पे जो जाइगोट है या फिर एम्ब्रियो मूव कर रहा है, ये आपका यूट्रस का फंडस रीजन होता है, ये वाला जहां पे इंप्लांटेशन होता है। तो जब ये 16 सेल स्टेज को पार करता है, मोरुला स्टेज में आता है, तो नेचुरली यहां तक पहुंच चुका होता है और ये इंप्लांटेशन करता है यूट्रीन के कैनाल में, यूट्रस के अंदर, यहाँ पे सर्विक्स के पास नहीं जाएगा ये, तो ये इस जगह पे होता है और एंडोमेट्रियम से एसोसिएट करके इंप्लांटेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? एंडोमेट्रियल कैविटी ऑफ द यूट्रस। तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट रहेगा। 90 हो गया है। 91 की बात करते हैं बेटा। 91, सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एग्जिबिट एडेप्टिव रेडिएशंस। देखिए बेटा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे बच्चे कई बार गलत कर जाते हैं। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको मार्सुपियल्स पहचानना है। यहाँ पे से आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, तो इसका डायग्राम है ना, मार्सुपियल्स की लिस्ट बना लेना, प्लेजेंटल मैमल्स की लिस्ट बना लेना, लिखना, लिख के करना, ऐसे नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें से कौन सा आएगा। टस्मेनियन वुल्फ, बॉबकैट, मार्सुपियल मोल। अब मार्सुपियल मोल तो मार्सुपियल ही है, पर क्या टस्मेनियन वुल्फ जो है वो मार्सुपियल है? आई डोंट थिंक सो। नंब कैट, स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग पैलेंजर। मोल जो है ये प्लेजेंटल है, लेम्यूर प्लेजेंटल है, वॉल प्लेजेंटल है, बॉबकैट प्लेजेंटल है, आई बिलीव। तो इसका आंसर क्या है? मेरे को सबसे रेलेवेंट जो लग रहा है, मैं मान के चल रहा हूं मेरे को नहीं आता है, पर रेलेवेंट जो लग रहा है वो ये वाला लग रहा है, क्योंकि ये मेरे को जहां तक डायग्राम याद है, कहीं ना कहीं ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के एग्जांपल हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन आंसर नंबर सेकंड आएगा। पर ये मेमोरी बेस्ड है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, तो मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता। आपको नहीं आता छोड़ देना, इसमें हम तीर तुक्के नहीं लगा सकते, ठीक है। मूव करते हैं, और इवोल्यूशन में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं बेटा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। अगर 92 की बात करेंगे, 92, सेलेक्ट द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर ट्रांसप्लांट्स इन
डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मतलब हायर से लोअर, सबसे ज्यादा कंडीशंस ट्रांसप्लांट की कहां होगी? आइडेंटिकल ट्विंस में। तो ये तो तीनों में, चारों में आइडेंटिकल ट्विन आ रहा है भाई। सेकंड में आएंगे सिबलिंग, भाई बहन, इन दो में आ रहा है। थर्ड आएंगे पेरेंट, तो इसका आंसर थर्ड आएगा बेटा, सीधी सी बात है। सबसे लीस्ट प्रेफरेंस जो होती है वो अनरिलेटेड डोनर की होती है, उसके बाद पेरेंट की होती है ट्रांसप्लांट के लिए, फिर सिबलिंग, और सबसे ज्यादा प्रेफरेंस होती है आइडेंटिकल ट्विंस की, क्योंकि उनके एचएलए मैच करते हैं। एचएलए क्या होता है? टिश्यू टाइपिंग एक मेथड होता है जहां पे हम टिश्यूज क्रोमोसोम में प्रेजेंट जीन्स को मैच करवाते हैं ताकि ऑर्गन उनकी बॉडी में रिजेक्ट ना हो। एचएलए का मतलब होता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। तो टिश्यू टाइपिंग करना पड़ता है हमको, नहीं तो हमारे टी सेल्स उड़ा देंगे ऑर्गन को। तो आइडेंटिकल ट्विंस के क्रोमोसोम्स में जीन्स लगभग सेम होते हैं, इसीलिए वहां पे ऑर्गन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बॉडी की ज्यादा होती है, उनके एचएलए मैच हो जाएंगे बेटा। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। 93 क्वेश्चन, चलो बहुत देर बाद जाके सही पर मैच द फॉलोइंग तो आया, ये तो बाकी तीन वीडियोस में तो मैंने बहुत मैच द फॉलोइंग करवाए हैं आपको, ठीक है। तो 93 की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, मैच द फॉलोइंग हेल्थ एंड डिजीज का है बेटा, करेक्ट ऑप्शन दिखाना है। कोशिश करेंगे जो हमको आता है उससे हम करेंगे। टाइफॉइड मेरे को पता है बैक्टीरियल होता है। ए का 4 कहां पे आ रहा है बेटा? यहाँ पे आ रहा है। अगेन मैंने क्वेश्चन बनाए नहीं बेटा, उठाए हैं, तो देख सकते हो ज्यादातर बायो में जो मैच द फॉलोइंग होते हैं वो एक या दो ऑप्शन से ही हो जाते हैं। बार बार ये प्रूव कर रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, बाकी आपका लक है। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आसान क्वेश्चन था ये, 94 क्वेश्चन। 94 कैलस एंड कैंसर। अब ये अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया। Callus and cancer cells are both undifferentiated masses of cells formed by rapid mitosis. They differ in. अब देखो कैलस का मतलब क्या होता है? जब हम टिश्यू कल्चर में आर्टिफिशियली किसी सेल्स, प्लांट के किसी सेल को एक न्यूट्रिटिव मीडियम में ग्रो करवाते हैं, तो वो सेल जो क्लस्टर ऑफ सेल्स को बनाता है उसको हम कैलस कहते हैं। तो कैलस में भी स्टेम सेल्स होते हैं जिनके पास डिवाइडिंग कैपेबिलिटी होती है, और कैंसर में तो वैसे ही आपको पता है नॉर्मल सेल्स होते हैं, एबनॉर्मल सेल्स होते हैं जिनको आता ही डिवीजन है, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी को भूल चुके हैं। तो पूछ रहा है कि अगर दोनों में डिवाइडिंग कैपेबिलिटी है तो डिफरेंस क्या है? तो कई बच्चे बोलेंगे सर ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी है। नहीं, एनसीईआरटी का आउट ऑफ नहीं मानोगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बेसिक क्वेश्चन है बेटा, कॉमन सेंस से करेंगे इसको। A callus can differentiate while cancer cell cannot. अरे पहला आंसर ही करेक्ट है, सोचो ही मत। कैलस में क्या होता है, जब टिश्यू कल्चर होता है तो कुछ समय बाद वो डिवाइड करके डिफरेंशिएट करके छोटे छोटे प्लांट बनाता है, पर कैंसर के सेल सिर्फ डिवाइड ही करते हैं, डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। अगर वो डिफरेंशिएट कर जाते तो दिक्कत ही नहीं होती। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट है बेटा इसका। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करता हूं मैं, क्योंकि चांसेस आने की बात नहीं है, कॉन्सेप्ट की बात है कि आपका कॉन्सेप्ट चैलेंज कर देगा ये क्वेश्चन, ठीक है बेटा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं। 95 क्वेश्चन जो है, which of the following is not a component of fallopian tube? आसान क्वेश्चन अगेन। fallopian tube का कंपोनेंट क्या नहीं है? एम्पुला, आइस्टमस, इनफंडिबुलम तो fallopian tube के ही पार्ट है, तो बचा क्या? यूट्रीन, फंडस। तो इसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट, आसान क्वेश्चन। फंडस वो एरिया है यूट्रस में जहां पे इंप्लांटेशन होती है, अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम में मैंने बताया भी सही आपको, ठीक है बेटा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। 96 का क्वेश्चन देखते हैं, अ म्यूटेंट स्ट्रेन। अब ये अगेन टफ क्वेश्चन है, टफ तो नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है। 96, अ म्यूटेंट स्ट्रेन ऑफ T4 बैक्टीरियोफेज, अ म्यूटेंट स्ट्रेन ऑफ T4 बैक्टीरियोफेज, आर सेकेंड, तो मैं यहां पे आर सेकेंड लिख देता हूं। ओके, म्यूटेंट है, इसका म्यूटेंट स्ट्रेन है, कैन नॉट कॉज लाइसिस, ये लाइसिस कॉज नहीं करता है इकोलाई में। अगर ये इकोलाई में गया तो इकोलाई को फोड़ेगा नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। हाउएवर व्हेन टू स्ट्रेन्स आर 11X एंड R11Y, अगर हम R11X को लूं और R11Y को लूं, आर कंबाइंड, इनको मैं कंबाइन कर दूं, दे आर एबल टू कॉज लाइसिस इन इकोलाई, ये इकोलाई को डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। अब ये है इस क्वेश्चन का बेस। देखते हैं क्या ये क्वेश्चन हमसे हो पाता है एनसीईआरटी की बाउंड्रीज में। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ज्यादातर बच्चे इसको छोड़ देंगे, वो ट्राई नहीं करेंगे, पर हम देखते हैं हम कहां तक कर पाते हैं। द बैक्टीरियोफेज रिवर्ट्स बैक टू इट्स वाइल्ड टाइप फॉर्म। अब व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? अब वो रीजन पूछ रहे कि ऐसा रीजन क्यों हो रहा है कि ये अकेला इसको लाइसिस नहीं कर पाता है, पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसको लाइसिस कर देता है।
तो पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, बैक्टीरियोफेज रिवर्ट्स बैक टू इट्स वाइल्ड फॉर्म। बैक्टीरियोफेज अपने वाइल्ड फॉर्म में चला जाता है, जब ये ऐसे फॉर्म में आता है इसलिए वो लाइसिस कर देता है। नहीं पता हमको, हमको वाइल्ड फॉर्म बैक्टीरियोफेज का नहीं पता, डाउटफुल है बेटा ये। सेकंड, आर सेकंड स्ट्रेन हैज ए यूनिक बेनिफिशियल म्यूटेशन। देखिए म्यूटेशन कभी भी बेनिफिशियल नहीं होती, पहली बात तो ये, वो तो या तो हार्मलेस होगी या हार्मफुल होगी, बेनिफिशियल तो होती ही नहीं है, हमारी इवोल्यूशन यही कहता है। तो ये यूनिक बेनिफिशियल म्यूटेशन आई डोंट थिंक सो है। अगर बेनिफिशियल है तो ई कोलाई के लिए, आर सेकंड के लिए नहीं है, बैक्टीरियोफेज के लिए बेनिफिशियल थोड़ी है, वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा सेल को, तो ये भी, ये तो रॉन्ग है। थर्ड, बोथ R11X एंड R11Y या II बोल दो, स्ट्रेन्स शेयर कंप्लीमेंट्री म्यूटेशन। कंप्लीमेंट्री म्यूटेशन का मतलब क्या होगा, दोनों एक ऐसी चीज बना रहे हैं जो मिलके म्यूटेशन शो कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री म्यूटेशन कोई चीज ही नहीं होती है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री म्यूटेशन कुछ नहीं होता है बेटा। पर मैं फोर्थ पढ़ता हूं, जरा देखते हैं, ये भी मैं डाउट में रखता हूं। बोथ RIIX and RIIY strain have different mutation that work together to enable E. coli lysis। अब आप खुद सोचो, दिमाग लगाओ, कौन सा ऑप्शन आपको सबसे ज्यादा रेलेवेंट लग रहा है। मेरे हिसाब से इसका आंसर 4 आएगा। क्यों? ये इसकी एक म्यूटेशन हो रही है, इसकी एक म्यूटेशन हो रही है, और वो म्यूटेशन जो हो रही है वो मिलके काम कर रही है ताकि सेल को डिस्ट्रॉय कर सके। तो कहीं ना कहीं ये एक बेस्ट या अच्छा परफेक्ट एग्जांपल लगता है। अब ऐसे क्वेश्चन नीट में नहीं आते हैं, बट मैंने आपको ये क्वेश्चन इसीलिए दिया कि अगर देखो नीट टफ होता जा रहा है, बायो में एक दो क्वेश्चन अगर बाउंसर आ गए तो कैसे डील करना है, तो मैंने डील करने की कोशिश करी है। होगा नहीं होगा तो छोड़ तो दे रहे हैं आपने, बट अगर आप फंसे हुए हो और आपको कुछ 4 नंबर की जरूरत है तो कैसे काम करना है ये दिखाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन पुट किया है बेटा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। 97 की तरफ मूव करते हैं हम बेटा। 97, हाउ डस डीएनए। अब ये भी अगेन मैंने लास्ट के 2-3 क्वेश्चन मैंने कंट्रोवर्शियल रखे हैं आपको बताने के लिए, क्योंकि इतने सारे वीडियोस में बच्चे ये भी बोल देते हैं कि सर ये तो आसान क्वेश्चन है, हमको आते हैं। यार आसान की बात नहीं है, मेरे को आपको क्वेश्चन करना सिखाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने हैं। टफ क्वेश्चन बता के आपके सामने इंप्रेशन तो नहीं झाड़ना है मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं उसकी बात करनी है। तो अब लास्ट में फिर जाते जाते मैं आपको कुछ खतरनाक क्वेश्चन भी दे जाता हूँ। How does DNA methylation in the bacteria contribute to important biological process like gene replication, gene regulation, gene expression control and protection against the bacterium restriction enzyme? अब ये चीज हम जानते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डिस्कवर हुआ था, और बैक्टीरिया के पास 2 एंजाइम डिस्कवर हुए थे। एक एंजाइम बैक्टीरिया के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, मॉलिक्यूलर सीजर, जो डीएनए को डिस्ट्रॉय करता है। तो फिर प्रॉब्लम ये हुई कि अगर बैक्टीरिया ऐसा एंजाइम बना रहा है जो डीएनए को डिस्ट्रॉय करता है, तो वो एंजाइम बैक्टीरिया के डीएनए को भी तो डिस्ट्रॉय कर सकता है ना। इसी से बचने के लिए बैक्टीरिया के अंदर एक मैकेनिज्म था, वो अपने डीएनए की मिथाइलेशन कर देता है। उसकी डीएनए की मिथाइलेशन करने की वजह से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का इफेक्ट उसके खुद के डीएनए में नहीं होता है। बस ये क्वेश्चन उसी डायरेक्शन में है, ये पूछ रहा है कि बैक्टीरिया में अगर मिथाइलेशन कर दिया डीएनए में तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की एक्टिविटी उस पर क्यों नहीं हो पाती, ये क्या इफेक्ट आता है। देखिए, orchestrate an integrate mechanism for genetic replication through DNA methylation। वो बोल रहा है कि डीएनए मिथाइलेशन करके बैक्टीरिया एक मैकेनिज्म डेवलप करता है जिससे वो अपने डीएनए को रेप्लिकेट कर सकता है। नहीं, यहाँ पे डीएनए को बचाना है। किससे बचाना है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के इफेक्ट से बचाना है। पहला तो मैं रॉन्ग मानूंगा, ज्यादा सोचूंगा ही नहीं। कोऑर्डिनेटिंग द सिंक्रोनाइज्ड ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन ऑफ मल्टीट्यूड ऑफ जीन्स बाय डीएनए मिथाइलेशन। तो बोल रहा है कि हमने डीएनए मिथाइलेशन करके कई सारे जीन्स जो थे उनके ट्रांसक्रिप्शन को सिंक्रोनाइज कर दिया। अब इससे क्या हुआ, उनके ट्रांसक्रिप्शन को सिंक्रोनाइज करने की वजह से, उनके ट्रांसक्रिप्शन को सिंक्रोनाइज करने की वजह से उसका डीएनए डिस्ट्रॉय होने से बच गया। ऐसा नहीं है, ये बता रहा है, ये स्टेटमेंट बोल रही है कि डीएनए मिथाइलेशन बैक्टीरिया के डीएनए को एक्सप्रेस करवाने में हेल्प करता है, पर हमको बैक्टीरिया के डीएनए को प्रोटेक्ट करवाना किससे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। तो ये उसका प्रोसेस नहीं बता रहा है बेटा, ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं 97 का थर्ड ऑप्शन। देखिए बेटा, पढ़िए 97 का थर्ड।
exerting precise control over gene expression by employing DNA methylation as a signaling mechanism। वो बोल रहे हैं कि डीएनए मिथाइलेशन करने के बाद हम जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर लेंगे। हम जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल नहीं करना चाहते, हमको डीएनए को बचाना है। चलो लास्ट ऑप्शन देखते हैं, एस्टेब्लिशिंग एन इनेट डिफेंस सिस्टम टू सेफगार्ड द बैक्टीरियम डीएनए फ्रॉम डिलीटेरियस इफेक्ट्स ऑफ इट्स इंटरनल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स थ्रू डीएनए मेथाइलेशन। अब क्या लैंग्वेज है इस क्वेश्चन की, बट लास्ट स्टेटमेंट क्लियरली बता रही है आपको। क्या बता रही है बेटा, देखिए, एस्टेब्लिशिंग एन इनेट डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म एस्टेब्लिश कर रहे हैं जो क्या कर रहा है, जो डीएनए है उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के डिलीटेरियस इफेक्ट से बचा रहा है, वो डीएनए को मिथाइलेशन से बचा रहा है। तो है ना जबरदस्त क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, आंसर नंबर 4 आएगा बेटा। ओके, तो बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ये डेंजरस क्वेश्चन था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। स्टेट द रीजन, अब क्वेश्चन इजी रहेंगे, अब ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं दूंगा आपको मैं। State the reason why the introduction of genetically engineered food plant is considered undesirable for some amidst these integrate option। तो ऑप्शन क्या कह रहा है, मेरे ख्याल से बेटा आपको बैकग्राउंड में कुछ साउंड भी आ रहा होगा, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट थिंग। कुछ आसपास काम चल रहा है, तो आई बिलीव आप इस चीज को समझ पाएंगे, ठीक है ना। अगर आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। स्टेट द रीजन, तो वो बोल रहा है कि जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड फूड होता है वो अनडिजायरेबल क्यों माना जाता है कुछ लोगों के द्वारा, क्यों माना जाता है, तो हमने उसके अनडिजायर्ड इफेक्ट्स को समझना है। ठीक है, पहला, डेवलपिंग कंट्रीज इकोनॉमीज में एक्सपीरियंस एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस। रॉन्ग। डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमिक्स को फायदा मिलता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से, तो ये रॉन्ग बात है। हमने देखना है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप गलत क्यों है, कुछ लोग इसको गलत क्यों मानते हैं, ये तो सही बात है। सेकंड देखते हैं, द फ्लेवर एंड टेस्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर इंफीरियर टू दोज ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। ये भी रॉन्ग है भाई, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हम बनाते ही इस तरीके से कि उसमें फ्लेवर, टेस्ट, न्यूट्रिशनल वैल्यू नॉर्मल प्लांट से ज्यादा हो, ये तो एडवांटेज है, तो ये भी रॉन्ग बात है। थर्ड, द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज फाइनेंशियली बर्डनसम। हाँ, ये बात तो है, वो फाइनेंशियली बर्डनसम है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कुछ लोग इसको रेजिस्ट करें, क्योंकि समझो बर्डनसम है, बट इसका जो इफेक्ट है या आउटकम इसका है, ये फाइनेंशियली बंदे को फ्री करता है, बाद में गवर्नमेंट को बहुत फायदा मिलता है, लोगों को फायदा मिलता है लॉन्ग टर्म में, तो ये भी रॉन्ग है। द रिस्क ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वायरसेस एंड टॉक्सिन अलोंगसाइड इंजीनियर्ड क्रॉप्स इज ए कंसर्न। ये बहुत सही पॉइंट है कि कई बार जब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके साथ कई बार अनडिजायर्ड डिजीजेस, अनडिजायर्ड पैरासाइट्स भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। जैसे आप इंडिया की बात कर लो, इंडिया में जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो वहां पे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की वीट इंट्रोड्यूस करा, वीट के साथ एक वीड थी पार्थेनियम, वो भी आ गई, जिसको कांग्रेस बूटी या कांग्रेस ग्रास बोलते हैं। अब आज इंडिया में इतनी खतरनाक तरीके से फैली हुई है, एक बहुत बड़ी वीड है वो, तो वो उसके बीज जो थे वीट के बीजों के साथ आ गया। तो यहाँ पे क्या होता है, अनडिजायर्ड डिजीज होने का खतरा रहता है, इसीलिए कई सारे लोग बोलते हैं कि नेचर की साइकिल को डिस्टर्ब मत करो, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स मत लाओ। तो ये कहीं ना कहीं कंसर्न है और इंटेलिजेंट कंसर्न है, तो ये हाँ, इसीलिए हर क्रॉप के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप नहीं बनाते हैं हम, जब जरूरत पड़ जाती है तो उसी के लिए बनाते हैं हम। बीटी कॉटन वगैरह हमने बनाया है, और फ्लेवर सेवर टमाटो बनाया है, गोल्डन राइस बनाया है, बीटी ब्रिंजल बनाया है, पर ऐसा नहीं कि हम हर क्रॉप के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जरूरत नहीं है तो नहीं करेंगे, क्योंकि डिजीज को वो कहीं ना कहीं इन्विटेशन दे सकता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा 4। अच्छा क्वेश्चन है, इवन टफ क्वेश्चन मान सकते हो इसको। ओके, लॉजिकल बात है। 99 क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। 99, which of the following statements accurately describes transgenic animals? अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स आप जानते हो, जिनके अंदर हम फॉरेन जीन्स इंट्रोड्यूस करके उनको तैयार करवाते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए। उनको जैसे ड्रग सेफ्टी के लिए हम माइस को तैयार करते हैं,
तो उसको ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। देखते हैं, तो बात करते हैं यहाँ पे कि कौन सी डिजीज कर रहे हैं। So the following statement accurately describes transgenic animals. All cells of transgenic animals contain foreign RNA. ये तो गलत बात है, RNA थोड़ी होता है उसमें यार। Some cells of transgenic animals contain foreign DNA. Some cells, अब some cell की बात है, होता foreign DNA है, पर क्या some cells में होता है? Let's see. All cells of transgenic animals contain foreign DNA. ये हो सकता है। Both foreign RNA and DNA are present in transgenic animals. बेटा इसका आंसर थर्ड आएगा। ट्रांसजेनिक एनिमल हमने इंट्रोड्यूस किया है, उसमें लगभग सारे सेल्स जो होते हैं उसमें हमारा डिजायर्ड जीन होता है। ओके बेटा, तो इसका आंसर क्या आएगा? थर्ड आएगा। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन, मेरी इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक? इसमें से कौन सा इवेंट आरएनएआई में यूज होता है? आरएनएआई में हमने डिटेल में बात करी है। ओके, तो उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इनकॉर्पोरेशन ऑफ पेस्ट स्पेसिफिक जीन्स इनटू द वायरस जीनोम। तो हम क्या कर रहे हैं? इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं पेस्ट स्पेसिफिक जीन। नहीं, हम जीन इंट्रोड्यूस थोड़ी करते हैं वायरस जीनोम में, हम आरएनए बनाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। प्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड में पेस्ट स्पेसिफिक जीन्स। ये लो, आंसर आपका यहाँ पे आ गया। हम कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाते हैं जो बेसिकली क्या करता है, जो एमआरएनए बनता है पेस्ट का उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसके आरएनए से इंटरफेयर करता है और ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे ये काम होता है। ये सारे क्वेश्चन हमने किए थे। तो बेटा यहाँ पे मेरा जो 100 क्वेश्चन का प्रॉमिस था वो पूरा हो गया है। आई होप आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और हमने AITS के क्वेश्चंस भी लॉन्च कर दिए हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर लेना जल्दी से जल्दी। और भी मैं बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता हूं। हमारी टीम लगातार काम करती है ताकि ऑफलाइन और ऑनलाइन बच्चों को हम अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाए। फिर भी अगर हमारे वीडियो की क्वालिटी और उसमें कुछ गलतियां होती है तो हम उसमें धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं और आगे से आगे आपको और अच्छी क्वालिटी की वीडियो देंगे। ओके बेटा, तो हम हमारे इस एफर्ट को अप्रिशिएट करना, कंटेंट को अप्रिशिएट करना, मेहनत को अप्रिशिएट करना बेटा। और अगर कुछ गलत भी हो रहा है, कुछ आपको लग रहा है कि मिस्टेक से, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमको एक ऐसे सजेशन देना। ओके बेटा, और नीट की तैयारी जी जान से करना। ऑन दैट नोट, this is Ashish Jadwal signing off. Bye bye all of you beta. Have a nice day and good luck for your NEET exams. Bye bye beta.